हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी खास होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं और उसके आंसर्स भी देखेंगे। सब्जेक्ट का नाम है मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ इसका जो है क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे उनको भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है इसी चैनल पर। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सॉइल टेस्टिंग क्या होता है, मृदा परीक्षण। पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन था आपका सॉइल टेस्टिंग, मृदा परीक्षण। दूसरा था बायोरेट। ठीक है, बायोरेट परीक्षण होता है केचुआ खाद। इसके हम आंसर्स देखेंगे लास्ट में। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, मतलब पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू प्लांट्स, पौधों में फास्फोरस की प्राप्यता क्या होती है। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, मतलब सूक्ष्म तत्व उर्वरक। सेवेंथ है नाडेप कंपोस्ट, मतलब नाडेप कंपोस्ट क्या होता है वो आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है नाइट सॉइल, मतलब विष्ठा चूर्ण जिसको हम बोलते हैं उसे हम नाइट सॉइल बोलते हैं। विष्ठा चूर्ण क्या होता है। ठीक है। नाइन्थ बॉइन मील, मतलब हड्डी के चूरे की खाद क्या होती है। 10वां क्वेश्चन है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, मतलब उर्वरक नियंत्रण आदेश आपसे पूछा गया है। सॉइल अमेंडमेंट 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है मृदा सुधारक। 12वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और लगा दो 12 हो जाएगा ये। 12वां क्वेश्चन है कंपोनेंट ऑफ INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के अवयव क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरेट ऑफ पोटास, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है मेन चीज़ ये है कि फर्टिलाइजर्स को आपको जरूर याद रखने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर है, किसमें कितनी मात्रा क्या पाया जाता है, ये भी आपको जरूर याद होना चाहिए। मृदा उर्वरता की अवधारणा, मतलब कंसेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी के आपको कंसेप्ट बताने हैं। सेक्शन बी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब तो सेक्शन बी में जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चन हम देख लेंगे, उसके बाद आपको आंसर बताएंगे। व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्या हो जाएगा सॉइल फर्टिलिटी एवेल्यूशन क्या है। सॉइल फर्टिलिटी एवेल्यूशन क्या है। मृदा उर्वरता मूल्यांकन क्या है। डिस्क्राइब केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता मूल्यांकन की रासायनिक और जैविक विधियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है लॉन्ग का वो है व्हाट डू यू मीन बाय इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाउ आर दे क्लासिफाइड, राइट देयर अवेलेबल फॉर्म विच इज टेकन अप बाय द प्लांट्स। इसको हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में कैसे बताया गया है। तो आवश्यक पादक पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं एवं इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा गया है, पौधों द्वारा इन्हें किस रूप में ग्रहण किया जाता है, यह आपको लिखना था। अब आपका जो है थर्ड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपको जो है खाद और उर्वरक में आपको अंतर बताना था और क्लासिफाई द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर विद सुइटेबल एग्जांपल्स। तो आपको जो है नत्रजनीय उर्वरकों की उचित उदाहरणों सहित वर्गीकरण करना था। खाद और उर्वरक में जो है आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको आप थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। राइट डिटेल नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विस्तृत टिप्पणियां लिखेंगे, मतलब टॉक्सिसिटीज, इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव, मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। ठीक है, तो पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है। थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मृदा के गुणों पर जैविक खाद
का प्रभाव क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है। अब हम इसके आंसर्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम आंसर्स पर बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोग वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइक ज़रूर कर देना। जब आप लोग वीडियो को अधिक संख्या में लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ भाई कि आप लोग वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आंसर्स को देख लेते हैं। तो साथियों, पहले का जो आंसर हो जाएगा, मृदा परीक्षण आपको दिया गया था, सॉइल टेस्टिंग। तो मृदा परीक्षण, इसका जो वो है डेफिनेशन देख लेते हैं। मृदा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के विभिन्न गुणों जैसे पोषक तत्व, पीएच मान, कार्बनिक पदार्थ, नमी और संरचना का विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षण किसानों को फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करता है जिससे वे उर्वरकों का उचित उपयोग कर सकें, ठीक है। तो मृदा परीक्षण आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्या दिया गया है। तो वही होता है कि मिट्टी के विभिन्न गुणों जैसे पोषक तत्व, पीएच मान, कार्बनिक पदार्थ, नमी और संरचना का विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षण किसानों को फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करता है जिससे वे उर्वरकों का उचित प्रयोग कर सकें। मतलब भूमि में, मतलब मृदा में किस चीज़ की कमी है, कौन सा चीज़ उसमें पाया गया है, कौन सी चीज़ उसमें पहले से मौजूद है, तो उसका पता करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा खाद कितना देना है, कौन सा उर्वरक कितना देना है। महत्व क्या है इसका, तो मृदा उर्वरता का आकलन हम कर सकते हैं कि मृदा मतलब फर्टाइल है, मतलब उर्वरता इसकी अच्छी है, फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, इसे हम ईजिली जो है उसका आकलन कर सकते हैं। फसल के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता तय कर सकते हैं। फसल जो होती है उसके लिए हम पोषक तत्व कितना देना है उसकी आवश्यकता को तय कर सकते हैं। उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब हमें जैसे यूरिया देते हैं जैसे नाइट्रोजन के लिए, तो हम उसके लिए जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कि इसमें यूरिया की कितनी कमी है और कितनी इसको ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। मिट्टी के सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, ये इसके महत्व हो जाएगा। बायोरेट परीक्षण क्या हो जाता है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पे आप डबल मार्क कर सकते हैं, डबल स्टार मार्क। तो बायोरेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र C2H5N3O2 है। यह यूरिया के गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद है। क्या है, यह यूरिया को हम जब गर्म करते हैं, यूरिया क्या होता है, एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आपका यूरिया होता है उसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने, 40% नाइट्रोजन को हम N से करते हैं, N2 से डिनोट करते हैं, तो नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, यूरिया को गर्म करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उस वही आपका क्या है, बायोरेट परीक्षण कहलाता है, बायोरेट कहलाता है। और उर्वरकों में बायोरेट की अधिक मात्रा पौधों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह पौधों के ऊतकों को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। बायोरेट का स्तर यूरिया उर्वरक में 0.5 से कम होना चाहिए, ठीक है। उच्च बायोरेट फसलों में विषाक्तता पैदा कर सकता है, इससे पत्तियां पीली और झुलस जाती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अगर हो सके तो याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क मैंने कर दिया है। केचुआ खाद, बर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद को हम क्या बर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, केचुआ को हम किसान मित्र बोलते हैं। अक्सर पूछा जाता है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि किसान मित्र हम किसको कहते हैं, तो केचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं। केचुआ खाद जैविक खाद का एक रूप है जिसे केचुआ की सहायता से जैविक अपशिष्ट को सड़ाकर बनाया जाता है। इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप एक बार पढ़ के इसको समझ पाएँ। निर्माण प्रक्रिया इसकी क्या है, केचुआ की खाद या बर्मी कंपोस्ट को बनाने की प्रक्रिया, तो गोबर, फसल अवशेष, जैविक कचरे को एकत्र करते हैं, इन पर केंचुओं को छोड़ देते हैं। कुछ हफ्तों में केंचुए इनका विघटन कर खाद में बदल देते हैं, ठीक है। इसका विघटन मतलब डीकम्पोस्टिंग होता है, डीकम्पोस्ट जो है डीकम्पोस्ट कर देते हैं ये, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके लाभ क्या हैं, तो मृदा की संरचना में सुधार होता है, पर्यावरण के अनुकूल रहता है। देखिए, कोई किसी भी जीव को कोई भी हार्मफुल नहीं रहता है क्योंकि ये केंचुए के द्वारा बनाया गया जैविक होता है और प्राकृतिक होता है।
ठीक है। तो मृदा संरचना में भी सुधार होता है, पर्यावरण के अनुकूल भी होता है और फसलों की उपज में भी वृद्धि करता है और मृदा के पीएच का संतुलन करता है। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है फायदेमंद होता है फसल के लिए और मिट्टी के लिए भी वर्मी कंपोस्ट। पौधों के लिए पोषक तत्वों की प्राप्यता को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपको बताने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, ये चौथा क्वेश्चन आपका है। मृदा का पीएच मतलब सॉइल पीएच क्या है? पोषक तत्वों की घुलनशीलता मृदा के पीएच पर निर्भर करती है, मतलब ये भी आपका अफेक्ट करता है। क्या? पोषक तत्व की प्राप्यता मतलब जो आपकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन से? तो मृदा पीएच भी है, जैविक पदार्थ भी है, मृदा नमी भी है, मृदा की संरचना भी है, तापमान भी है। तो ये कैसे काम करते हैं उसका भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये है आपको दिया है। तो पोषक तत्वों की घुलनशीलता मृदा के पीएच पर निर्भर करती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों को पकड़ने और छोड़ने में मदद करता है। पर्याप्त नमी पोषक तत्वों में घुलने और जड़ों तक पहुंचने में मदद करती है। रेतीली मिट्टी में पोषक तत्व जल्दी बह जाते हैं जबकि चिकनी मिट्टी को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। तो ये मृदा की संरचना है, ये मृदा की नमी के कारण ये होता है, जैविक पदार्थ के कारण मृदा कार्बनिक पदार्थ। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको हो सके तो। तापमान उच्च या निम्न तापमान पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है। कठोर परत क्या हो जाएगा हार्ड पेन? तो मृदा की कठोर परत जड़ों के विकास को और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बाधित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना कठिन नहीं था, आराम से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। पौधों की फास्फोरस की प्राप्यता अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू प्लांट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? पौधों की में जो फास्फोरस की प्राप्यता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस टू प्लांट्स है, वो क्या हो जाएगी? तो मृदा पीएच। फास्फोरस की प्राप्यता 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिकतम होती है। कितने पर? 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिकतम होती है। ठीक है, फास्फोरस की पूछा गया है आपसे अवेलेबिलिटी, तो कितने पे? 6.5 से 7.5 पे होती है। कार्बनिक पदार्थ जो है जैविक खादें फास्फोरस उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, फास्फोरस स्थिरीकरण जो है वो मृदा में अधिक कैल्शियम एल्यूमिनियम फास्फोरस को स्थिर कर देता है। जड़ स्त्राव जो है वो कुछ जड़ें एसिड स्त्रावित करती हैं जिससे फास्फोरस उपलब्धता बढ़ती है, अवेलेबिलिटी बढ़ती है। सूक्ष्म तत्व उर्वरक माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज पौधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके प्रकार जिंक सल्फेट है, जिंक की पूरी कमी करता है ये, और फेरस सल्फेट जो है वो आयरन की कमी को पूरा करता है। बोरेक्स जो है बोरॉन की कमी को पूरा करता है। इसके जो लाभ है, फसल गुणवत्ता और उपज में सुधार करती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने पर होने वाले रोग को रोकथाम करता है। नेडेप कंपोस्ट क्या होता है? तो यह जैविक खाद का एक प्रकार है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्राकृतिक स्रोत है। इसको निर्माण प्रक्रिया क्या है? 10 फीट गुणा 5 फीट गुणा 3 फीट का गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद परतों में गोबर, फसल अवशेष और मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद 90 से 120 दिनों में खाद तैयार हो जाता है। इसके लाभ तो वही है, मृदा की उर्वरता सुधार, पर्यावरण अनुकूल। विष्ठा चूर्ण क्या है? नाइट सॉइल जिसको हम बोलते हैं, यह मानव मल का उपचारित रूप है जिससे जैविक खाद के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। इसका लाभ क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है और अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम। इसकी हानियां भी हैं, सही उपचार ना होने पर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है इससे। ठीक है, तो देखिए आपका जो है नेक्स्ट है हड्डी के चूरे की खाद, यानी बोन मील जिसको हम बोलते हैं। यह खाद पशुओं की हड्डियों को पीसकर तैयार की जाती है और फास्फोरस और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। यहाँ पे आपको ये जरूर याद रखना है कि जो आपकी हड्डी के चूरे की खाद है, मतलब बोन मील है, वो आपकी फास्फोरस और कैल्शियम की अच्छा जो है स्रोत है, मुख्य स्रोत है। पशुओं की हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। जड़ों के विकास में सुधार होता है, दीर्घकालिक पोषक तत्व की आपूर्ति होती है। अगला है उर्वरक नियंत्रण आदेश, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। तो क्या है? भारत सरकार द्वारा 1957 में लागू आदेश। तो जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है वो 1957 में लागू हुआ, जो उर्वरकों की गुणवत्ता और कीमतों को नियंत्रित करता है। उद्देश्य इसका क्या है? किसानों को गुणवत्ता पूर्वक उर्वरक को प्रदान करना और उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे।
तो 11वां क्वेश्चन है मृदा सुधारक, सॉइल अमेंडमेंट्स। मृदा सुधारक उन पदार्थों को कहते हैं जो मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका जिप्सम, ये क्षारीय मिट्टी का सुधार, जो क्षारीय मिट्टी होती है उसका सुधार करने के लिए हम इसका जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। चूना जो है इसको हम अम्लीय मिट्टी, जो आपकी अम्लीय मिट्टी होती है उसका सुधार करने के लिए आपको चूना का प्रयोग करना पड़ता है। लाभ क्या है, तो मृदा की संरचना में सुधार इनके द्वारा हम कर सकते हैं और पोषक तत्वों की उपलब्धता इसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, तो जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर की खाद, हरी खाद, ठीक है, ये क्या है, इसमें हम जैविक खाद ये उपयोग करते हैं। कार्बनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरक, और जैव उर्वरक जो है राइजोबियम, एजोस्पर्माइलम, फसल अवशेष प्रबंधन, अवशेष को पुनः उपयोग करना। तो ये क्या है आपके, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो एकीकृत जो आपका पोषक तत्व प्रबंधन होता है उसमें क्या करते हैं हम कि पोषक तत्वों को एक ही बार में देते हैं, मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पोषक तत्व होते हैं एक ही बार में दे देते हैं, मतलब जैसे कि मान के चलिए कि नाइट्रोजन जैसे NP के साथ में दे रहे हैं हम, अगर एक ही बार में अलग अलग ना दें इनको, साथ में ही इनकी योजना बनाकर दें कि खेत में इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, ठीक है, तो वो ही आपका होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। म्यूरेट ऑफ पोटास क्या होता है, तो रासायनिक नाम इसका पोटेशियम क्लोराइड होता है, KCl इसको हम बोलते हैं। संरचना इसमें लगभग 60% पोटास केटीओ होता है। इसका महत्व क्या हो जाएगा, तो पौधों में पोटेशियम की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। फसल की गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पानी की उपलब्धता क्षमता बढ़ाने में सहायक है। उपयोग इसका क्या हो जाएगा, तो मृदा परीक्षण के आधार पर फसलों के लिए निर्धारित मात्रा में इसका हम उपयोग करते हैं। आमतौर पर गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियों में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्वों को जड़ों से लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की क्षमता को पोषक तत्वों की गतिशीलता कहते हैं। गतिशील पोषक तत्व इसके प्रकार जो है वो देख लेंगे। ये पौधों के अंदर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो जाएगा। अगतिशील जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधों के अंदर स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। तो उदाहरण कैल्शियम और बोरॉन होते हैं। महत्व क्या है, तो पोषक तत्वों की गतिशीलता पौधों में पोषक प्रबंधन में कमी लक्षणों को समझने में मदद करता है। अगला है मृदा उर्वरता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो मृदा उर्वरता उस क्षमता को कहते हैं जिसके द्वारा मृदा पौधों को उनके विकास और उपज के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा, इसका प्रकार हो जाएगा आपका पोषक प्राकृतिक उर्वरता, नेचुरल फर्टिलिटी। मृदा में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध पोषक तत्व है। कृत्रिम उर्वरता जो है आर्टिफिशियल फर्टिलिटी जो होता है, उर्वरकों और जैविक खादों के उपयोग बढ़ाई गई उर्वरता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा मृदा की घटक। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देखो यहाँ तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताइएगा, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अब बच्चे हैं आपके लॉन्ग टाइप आंसर्स, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे और वो तभी मिलेंगे आप सभी को ग्रुप पर। ग्रुप का लिंक जो है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो तो आपको पता है, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो वो आपको अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक और शेयर करना है साथियों। आपको जो है जल्द से जल्द आपको जो है इसका PDF ग्रुप पर मिल जाएगा, तो ग्रुप पर जाकर आप देख सकते हैं, PDF आपका अपलोड हो जाएगा जब, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सभी लोग अधिक से अधिक कमेंट जरूर किया कीजिए और बताया कीजिए वीडियो कैसा लगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।